जज हों, चाहे अंग्रेज हों, चाहे हाँ, आगे कैसे कैसे उन्होंने अपना एक्सटेंशन किया। हम आपको ये फैक्ट तो आपने पढ़ लिया, कैसे हम उसको किताबी भाषा में जवाब नहीं लिखना आपके पास, तब आपको कोई वो जब किताब पढ़ के किताब में जो लिखा वही याद करके बिल्कुल याद करते जा रहे हैं उसी को, ये दिमाग नहीं है। हम आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई कि आपको अपना लिखना है कि किस दिशा से आए, कैसे आए, कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपना बनाया, और उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, सेंट्रल बैंक की क्या पोजिशन थी, और साउथ में जो रीजनल पावर थी उनकी क्या स्थिति, इसको दिखाते हुए और कैसे वो सफल होते जा रहे, ये भी दिखाना कि सेंट्रल पावर जहाँ है वहाँ पर सफल नहीं होते, सफल हो रहे हैं जहाँ पर रीजनल पावर, और अपने वहाँ पर वो गोदाम व्यापारिक कोठियाँ वहाँ स्थापित करते जाए। व्यापारिक कोठियाँ का देखते जाएंगे जो सुपर कोचिंग माहे, और फिर इधर केरल के साइड में कर्नाटक, आप कर्नाटक जो आपको कल मैं कर्नाटक का युद्ध पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि देखिए वो कर्नाटक जिस समय आपको पढ़ाया जा रहा है उस पोर्शन को कर्नाटक कहा जाता है, आज के समय में उस पोर्शन को तमिलनाडु कहा जाता है। कर्नाटक आपका पश्चिम में, पूरा तमिलनाडु में। तो आपको इस तरह से आंसर करना है, मैप भी बनाइए जब आप आंसर कीजिए, जब आप आंसर कीजिए या अपना नोट्स बनाइए, बिल्कुल किताब पढ़िए जरूर, पढ़ के रखिए और फिर सोचिए, और सोचने के बाद फिर लिखना शुरू कर दीजिए। किताब देख के मत कहने मतलब नोट का बनाना। जैसे मैंने आपको एक लेक्चर दिया, अपने अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मैप के थ्रू आपको समझाया, ठीक है, इसको आपने सुना, उसके बाद फिर जाके आपने स्टडी किया, बुक को स्टडी किया, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, ठीक है, और उसके बाद बुक को बंद करके रखो, आप अपने मन से आप बताइए और मैप बनाइए साइड। जब कोई भी आप जैसा फ्रांस को लिख रहे हैं या ब्रिटेन को लिख रहे हैं, डच को लिख रहे हैं, तो लिखते समय आप बगल में उसका मैप बना दीजिए, और एक बार जहाँ इस तरह से आप बिना किताब को बंद करके लिखना शुरू कीजिए, उसके बाद से फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं। एक बार करके देखिएगा, मुझे बताइएगा अपना एक्सपीरियंस कि कैसा एक्सपीरियंस, ठीक है। तो कर्नाटक का युद्ध इसलिए पढ़ाया जाता है, आपको क्वेश्चन है कि भाई क्यों पढ़ाया जाता है कर्नाटक, हमको क्या फायदा कर्नाटक, तो आप कर्नाटक युद्ध इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपको यहाँ सीखेंगे कैसे कोई विदेशी कंपनी आई और भारत में अपना खुद कर सकते, जो सिर्फ व्यापारिक उद्देश्य है। तो 16वीं शताब्दी का इतिहास, 17वीं शताब्दी का इतिहास और 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी का इसमें इसी 1718 के बीच में कर्नाटक की इसी मतलब इतिहास जो भारत का इतिहास है वो माइक लगाने तो फायदा होगा क्या? ऐसे ये लाइट जल रही है। जो 20 साल पहले पैदा हुए ज़्यादा तेज है, हम लोग 40 साल पहले पैदा हुए थोड़ा सा अभी स्लो है। हम लोग आज पैदा हुए हैं, मुझे लगता है बहुत तेज होंगे वो टेक्नोलॉजी के मामले में, बाकी सीखने का है। तो इस कर्नाटक के युद्ध पीरियड है, लेकिन ये इस पीरियड में बहुत सी घटना है। अभी मैं इस कर्नाटक युद्ध के बाद क्लासेस हो सकता शॉर्ट में 1700 से 1820 तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हो गया था, क्यों हुआ, द्वितीय भी हो गया था, और तृतीय होना। कर्नाटक के प्रथम युद्ध को कौन सा युद्ध कहते हैं? सेंट थॉमे या सेंट थॉमे का युद्ध कहते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन क्यों हुआ था, तो आप क्योंकि यूरोप में दोनों आमने सामने थे, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न, और चूंकि वहाँ लड़े थे तो उसका इफेक्ट इंडिया में यहाँ पर बड़ा आपने कुछ छूटा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था
1749 से लेकर 1754 तक। तो ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था, इसमें दोनों बराबरी पर छूटे। कैसे बराबरी पर छूटे कि हैदराबाद में फ्रांस ने अपने व्यक्ति को, वहाँ का सलावत जो शासक का अपॉइंट किया, और कर्नाटक में ब्रिटिश ने अपने इसको बल्ला क्या कहते हैं या मोहम्मद अली, दोनों नाम है, उसको अपॉइंट किया। अब देखिए कि उत्तराधिकार के प्रश्न में इंटरफेयर हुआ। बाहरी व्यक्ति हम आपस में लड़ रहे थे और बाहरी व्यक्ति ने इंटरफेयर किया, और जब वो मदद करा और मदद करके किसी को शासक को अपॉइंट कराया वहाँ का, तो उससे उसको बदले में बहुत सारा पैसा और धन ही मिलेगा, जगह मिलेगी। तो अब वो पैसा भी मिल रहा है, पहले था अपने देश से ला देगा कि अब यहीं से पैसा मिल रहा है, उनको वहीं से नहीं, तो वो पावर वो मजबूत होंगे। हमारे आपसी टकराव का मतलब फ्रांसीसियों को और ब्रिटिशर्स को, ठीक है। और फिर संधि कौन सी? पांडिचेरी की संधि। तो 4 लाख कौन से थे? उत्तरी सरकार के राजमुंद्री, चिकागो और मुस्तफा ये 4 कहीं पूछा था, मुझे याद है, इसके अच्छे ढंग से कि कौन से राज मिले थे, ऑप्शन दिया था। तो ये दिमाग में रखिएगा, इससे दिमाग रहेगा, जो क्वेश्चन पेपर आएगा तो दिमाग रहेगा, तो आपकी क्या आप थर्ड कर्नाटक युद्ध चाहते हैं। कब तक है? इस समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध में ये दोनों आमने सामने थे, ब्रिटेन और फ्रांस। वहाँ युद्ध अगर शुरू हुआ, जैसे फर्स्ट कर्नाटक युद्ध में हुआ था, उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी आना था और इंडिया में भी। तो चूंकि जो डुप्ले था फ्रांसीसी गवर्नर, और सेकेंड कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि हुई थी, उसको वापस बुला लिया गया था, क्योंकि कई जगह उसको हार का सामना करना था। फिर गौडेरू था गवर्नर, उसको भेजा गया, वो सिर्फ 4-5 महीने रहा, सिर्फ उस पीरियड में सिर्फ पांडिचेरी की संधि हुई। फिर उसको भी वापस बुला लिया गया और लिबरेट करके तो उसको फिर भेजा गया जहाँ का गवर्नर बना के। तो उसके पीरियड में बहुत कुछ काम हो नहीं पाया, उसको भी वापस बुला लिया। फिर काउंट लाली को भेजा कि आप जाके देखिए, भारत सरकार ने काउंट लाली। और इधर से अंग्रेजों की तरफ से सब आए और बुलाए। तो 7 साल का समय है, कई युद्ध हुए। बचपन में वो खत्म हुआ ना, 56 से शुरू हुआ था, तो उसका यहाँ शुरू हो गया 44 मैंने क्या बताया 46 से 48, फिर 49 से बताया है 54, फिर ठीक कर लो, आप वीडियो पे लिखा तो वही चाहिए, पीडीएफ वाला चाहिए, हम क्लियर कर लें, क्योंकि सही ही पढ़ना चाहिए। 46 से 48 सही है, वो काम पीडीएफ गलत, पीडीएफ में गलत सही है, 1746 से 48 है, ठीक है। हम लोग जब स्टूडेंट थे तो हम लोगों को हमारे जो सर थे वो बताते थे कि कभी भी किसी भी स्टूडेंट को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दें। एक बार आप गलत इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो जीवन भर उससे गलत, ठीक है।
तो PDF में हो सकता है तो भाई टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि तो मैंने बताया हो सही भाई इंसान ही टाइप करता है, और एक दो जगह मैंने भी देखा कि सन गलती की, तो कोशिश यही रहती है कि इसमें इतिहास में सन गलत ना हो, तो फिर घूमन एरर हो जाता है, PDF में गलत है, उसको सही कर लीजिएगा। तो मैं बता रहा हूँ उसको आपको, ठीक है बच्चों। PDF पे बहुत ज़्यादा डिपेंड ना रहिएगा। तो आप मुझे मैं बताऊँ कि हम लोग पढ़ते हैं तो कितना टेंशन रहेगा, क्योंकि जैसे अभी आपकी किताब के ऊपर से डिपेंड है ना। इतिहास विषय ऐसा विषय है जैसे कोई किसी भी बात को आप सुपर पे आता है, हाई लेवल पे आता है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि जो मैं कह रहा हूँ यही सही। आप जो कह रहे हैं वो सही है, आप सिद्ध कीजिए। तो आप जो कह रहे हैं आप फैक्ट कीजिए। ये आपके पाले में है कि आप मेरी बात से सहमत ही नहीं सकते, नहीं सहमत है तो आप मेरी बात मतलब ना। ये सब्जेक्ट ये सोशल साइंस है, इतिहास क्या है, सोशल साइंस है। इसमें कोई भी फुल एंड फाइनल नहीं है। कोई औरंगजेब को अच्छा मानता है, कोई औरंगजेब को बुरा मानता है। जो औरंगजेब को अच्छा मानता है वो औरंगजेब को अच्छे के लिए फैक्ट देता है। अगर आप सहमत हैं तो मानिए, नहीं सहमत है तो मत। कहीं बुरे थे तो आप वो फैक्ट। कोई अकबर को महान मानता है पूरे भारत में, और कोई कहता है अकबर महान नहीं। जैसे हम अकबर को महान मानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे अकबर महान नहीं था। हमसे पूछेंगे अकबर महान था क्यों, क्या पता है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग भारत में हैं जो अकबर को महान नहीं। तो कोशिश फुल एंड फाइनल नहीं। अभी अंग्रेजों का शासन है, अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अंग्रेजों ने बड़ा अच्छा काम किया, बड़े अच्छे पुल बनाए, बहुत अच्छे सड़कें बनाए, और जो आज तक और वो बहुत अच्छे थे। बहुत से लोग कहते हैं नहीं अंग्रेज को कुछ यहाँ से सब लूट के लेके चले गए, हम लोग को कंगाल बना के चले गए। सबके अपने अपने फैक्ट। लेकिन जो भी बात आपको माननी है, जो भी बात यही तो डिमांड करता है कि जो भी बात आप समझ रहे हैं और उस बात के फेवर में आपको लिखना है कि मैं ये समझा और ये फैक्ट है, इनकी वजह से मैं इस डिस्कस करूँ। अब जो कॉपी चेक कर रहा होगा अगर आपकी बात से सहमत हो तो आपको अच्छा लगता है कि आपके फैक्ट सही है। कोई साइंस तो है नहीं, ये सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान। और समाज में कोई चीज़ निश्चित, और साइंस में क्या है कि प्रैक्टिकल करके और बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट वहाँ पर तो हम मान लेते हैं किसी का। लेकिन सोशल साइंस में आप बंधे हुए नहीं हैं, इसलिए कभी किसी से झगड़ा मत कीजिएगा, लड़िएगा नहीं। आप टीवी में रोज डिबेट देखते हैं ना, तो वो इतिहास पे बहस होती है और सबको अब मौका दिया जाता है, और हम लोग क्या करते हैं, बैठ के सुनते हैं। अब जो जिससे प्रभावित हो गया उसकी बात मान लेता है, नहीं सही कहा। लेकिन कोई किसी से 100% इत्तेफाक नहीं करता, वही इत्तेफाक। अब कभी भी आप किसी से बहुत लोग देखते हैं बच्चे झगड़ा करने लगते हैं किसी टॉपिक में, हम लोग कह रहे हैं वही सही। इतिहास में ऐसा नहीं है। आप अपनी बात कहिए और तर्कों के साथ, अगर आप संतुष्ट है तो आपकी बात मानेगा, नहीं संतुष्ट तो कोई बात नहीं, तुम अपना हिसाब से अपना विवेचन कीजिए, आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो तुम्हारा जो अच्छा किया भाई, उसमें जो PDF जो आप लोगों को मिला है उसमें सही कर दीजिए। पहले किताब से जरूर स्टडी कीजिए। हम लोग कभी गाइड छूटते नहीं, डर लगता है कि आप गाइड को कहीं रिफरेंस नहीं दे सकते। जब तक ऑथेंटिक बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक हम किसी को पढ़ा नहीं पाएंगे। गाइड का कोई भरोसा नहीं, गाइड में कोई चीज़ बोलने से पहले ऑथेंटिक बुक पढ़नी पड़ेगी, अच्छे इतिहासकारों की किताब पढ़नी पड़ेगी, उसका रेफरेंस देकर आपको पढ़ा। अब गाइड लेकर पढ़ना हो तो गाइड बस वो सब यहाँ पे इस लेवल पर नहीं है। इस लेवल पर तो बहुत बिल्कुल बढ़िया ज्ञान चाहिए, निचोड़ा हुआ है। यहाँ पर इस 7 वर्ष में कई दोनों के बीच इनकी एक फ्रांसीसियों की एक बंगाल में चंद्रनगर फैक्ट्री, और अंग्रेजों की कौन सी फैक्ट्री थी बंगाल में, तो सबसे इम्पोर्टेंट थी फोर्ट विलियम। उसको ध्यान रखिएगा, ये कैसे अंग्रेजों का फोर्ट विलियम मैंने बताया था ना, फोर्ट विलियम, और उसी तरह फ्रांसीसियों का बंगाल में चंद्रनगर। दोनों की राइवलरी, दोनों का संघर्ष चल रहा है। इसने क्या किया कि चंद्रनगर को थोड़ा समाप्त कर दिया, फ्रांसीसियों के चंद्रनगर को
समाप्त कर दिया, टाउन बना दिया है। तो इसने क्या किया, इसने मद्रास में जो फोर्ट जॉर्ज था उसको कैप्चर कर लिया, उसको जीत लिया। मतलब अब दोनों एक दूसरे के कोठियों पर आक्रमण करके उस जगह को कैप्चर करना, जो जीत पाया, कभी ये जीते कभी वो जीते, इस तरह के दोनों के संघर्ष चलते थे। इस बीच में एक बहुत इम्पोर्टेंट घटना है, 21 जनवरी 21 या 22 जनवरी है, देखिएगा 1960, तो इतिहास में बहुत मशहूर है, इसको मॉर्निंग वॉच कहते हैं। 1760 हाँ, ये ऐसे 1960 मॉर्निंग वॉच। ये युद्ध बहुत, ये सबसे इम्पोर्टेंट है सभी युद्ध। इस युद्ध में टॉम प्लानी जो आया था फ्रांस से, स्पेशलिस्ट को भेजा गया था कि अंग्रेजों को हराना है, इसको बहुत बुरी तरीके से फ्रांसीसी फौज को पढ़ाया गया और उसको गिरफ्तार कर दिया टॉम प्लानी। और गिरफ्तार करने के बाद मतलब पराजी हो जाती है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली पराजित हो जाने पर फ्रांसीसियों में जितने अड्डे आउट होते हैं भारत में, जैसे सबसे एक पूरा नेचर में जाएगा और इधर एक पांडिचेरी है, पांडिचेरी, फिर आप इधर चले जाएंगे तो माहे बन जाएगा, एक है इधर सूरत, इधर और माहे पर कनिकाल है, दक्षिण दक्षिण इधर पांचे ऊपर चले जाएंगे चंद्र, इधर चले जाएंगे सरकार माहे सूरत, इन सब जितनी कोठियाँ थी इन सब कोठियों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, यानी जो फ्रांसीसी कंपनी लगभग होगा यहाँ सब कैप्चर कर लिया। उसके बाद जब यहाँ खत्म हुआ त्रेसठ में सब वर्षीय युद्ध यूरोप में, तो ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में संधि, जो संधि पेरिस की संधि थी, ये भी पूछ सकता है कि जैसे तीनों संधियाँ आपको याद होनी चाहिए कि फर्स्ट खत्म हुआ तो कौन सी संधि हुई, कौन सी संधि हुई, अहिंसा की संधि। दूसरी खत्म हुई तो पांडिचेरी की संधि इंपॉर्टेंट है, इसको क्या क्या मिला यहाँ से पूछ सकता है। और उसके बाद थर्ड में आप आएंगे तो फिर पेरिस की संधि हुई, कहाँ पे हुई, यूरोप में। अब उसका इम्पैक्ट यहाँ, उसका प्रभाव यहाँ पर वहाँ की सरकारों ने कहा, उनको यहाँ पर माना। यहाँ पर यह हुआ कि इस संधि कि जितने क्षेत्र अंग्रेजों ने जीते हैं फ्रांसीसियों के, उनको वापस करें, ये जितने क्षेत्र जीते थे उनको वापस करें। और ये कहा गया कि भविष्य में आप इन गोदामों पर किलेबंदी नहीं करेंगे, किला नहीं बनाएंगे, किलेबंदी नहीं करेंगे, और मिलिट्री फोर्स में आप सिर्फ व्यापार करें, आप सिर्फ भारत में, और कोई भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा आप नहीं पाओ। राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी समझ रहे ना बच्चों, पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षा मीन्स क्या, राजनीतिक महत्वाकांक्षा मतलब क्या कि एक्सपेंशन, आप भारत में अपना एक्सपेंशन नहीं करेंगे, विस्तार नहीं करेंगे, या भारत के जो राज्य हैं उनके इंटरनल मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। मतलब ये इसी को राजनीतिक महत्व, आप इंटरफेयर नहीं, आप चुपचाप व्यापार शांतिपूर्वक। और व्यापार कब करेंगे, अगर आपके पास फोर्टिफिकेशन करें, जैसे अभी आपका घर है, सब लोग अपने घर में रहते हैं ना, क्योंकि किसी के घर में बंदूक नहीं होगा। फोर्टिफिकेशन मतलब अगर होगा भी तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस सरकार को पता होगा। और सरकार के चोरी में अगर रखते हैं तो क्या है, यानी कि आप अपने आपको सरकार से लड़ने के तैयार हो, तो सरकार ने तो मना किया होगा। आप के घर में कितने लोग हैं सरकार को पता है, अपने घर में ज़्यादा लोगों को जमा भी नहीं कर सकते, ये जाना नहीं, जितना आपका परिवार है ये उसकी पूरी सूचना सरकार के पास है, वरना आप सरकार के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। आप भैया बहुत से ऐसे भी देखा बाबा बाबा हुए और वो अपना कोर्स वोर्स रख दिए कि हम सरकार से है, सरकार ने कहा कि अच्छा अभी तो मैं निकालती कितने बड़े बाबा। इसीलिए आपको समझना है कि देखिए सरकार जो होती है वो बहुत बड़ी,
चल रही है, कौन चलाता है? इसको तो अभी जब आओ लोगों में अगर मुझे पढ़ाना होगा तो आगे पढ़ाएंगे, वैसे मुझे तो टाइम नहीं आगे देखते हैं, क्योंकि मैं बहुत बाउंड हो जाता हूँ सुबह से शाम तक, मुझे इसी अपने लिए समय नहीं मिलता है। लेकिन आगे इसको जानना पड़ेगा। तो सरकार बहुत इम्पोर्टेंट, सरकार के अगेंस्ट कोई नहीं। तो यहाँ पर यही सिस्टम था कि जो फ्रांसीसी कंपनी अगर वो निहत्था कर देंगे तो वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं पाते, तो निहत्था कर दिया बंदूक नहीं रखेंगे तो कैसे आप किसी शिक्षा करोगे? आप अपने किले की सुरक्षा नहीं कर पाओगे तो कैसे लड़ोगे? तो हर चीज़ किले बंदी को बंद कर दिया और बोला कि आप मिलिट्री फोर्स, और जब उन्होंने प्रॉमिस किया तब जाकर ये रजिस्ट्रेशन समाप्त। तो अब इसका वर्चस्व भी खत्म, यहीं से फ्रांस का वर्चस्व भारत में समाप्त हो गया और ये सिर्फ यहीं पर सीमित रहेगा पांडिचेरी। और जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद 1954 में इसको आज़ाद कराया गया भारत सरकार ने पांडिचेरी। और आज पांडिचेरी भारत का क्या है? यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो बस फ्रांसीसी यही कर पांडिचेरी। अब इसके बाद दो युद्ध हैं, यहाँ तक आपको आए 63 वांडीवास का वांडीवास किताब नहीं कहते वांडीवास। अब आप पूछेंगे कि वांडीवास कहाँ है, तो वो कर्नाटक में है। कर्नाटक का वही मैप जब देखिएगा, पूछे कर्नाटक की राजधानी क्या थी उस समय, तो आरकाट थी, सब भी जाने। तो मेरा आप यही है कि अब आप जब इसको लिखिए, यहाँ तक पढ़ा, आप जब नोट्स बनाइएगा तो किताब लिखिएगा अपने मन से, आप मैप जरूर बनाइए, सब कुछ देखिए किताब पढ़ने के बाद और किताब बंद कर देगा और उसके बाद आप और जब एक बार मैप खींच लेगा उसी को देख के लिखते रहिए, ठीक है। तो और जैसे जो बच्चे 12th पास आउट हों उसके बाद धीरे धीरे अगर अभी से वो हर चीज़ सीख जाएंगे तो बीए तक उसका ले रहा हमारे तो आपको सीखा क्या हो, यहाँ तक पढ़ा सीखा क्या हो। अगर हम पूछेंगे कि भारत गुलाम क्यों हुआ, अगर प्रश्न पूछा बताइए, तो गुलाम होने के आप कारण बताएंगे ना, हैं भाई? सेंट्रल पावर नहीं था, आपसी संघर्ष था। अभी आपसी संघर्ष तो भी हम आपको और बताएंगे कि आपसी संघर्ष अभी आप कैसे हैं। अब आपको देखना कि यहाँ से इंग्लिश पावर में आ रहा है। मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि 1750 के बाद से जो ब्रिटिश हैं वो पावर में है, यानी कि देखिए 1600 में आए, 1608 से और 1750 तक इन्होंने भारत में यस मैन की तरह काम किया। यस मैन की तरह की जो सरकार कहती थी उस तरह से इनको काम करना पड़ता था, अपने मन से कोई काम। और इस बीच में औरंगजेब से एक बार इनका युद्ध भी हुआ 1690-98, और जिसमें औरंगजेब ने आदेश किया कि इनको भगाओ यहाँ से। ये सोचे थे कि हम मुगलों से जीत लेंगे, लेकिन सेंट्रल पावर तो इनको इनके जितने बंगाल के जितने व्यापारी गोदाम थे, इनके जितने इधर सूरत में जितने व्यापारी गोदाम थे, सब कैप्चर कर लिया मुगलों ने और इनको भगाया मार के, ये भाग गए। और फिर बताते हैं जोशियार चाय अंग्रेज था, वो जाके और औरंगजेब से माफ़ी मांगा, लिखित में माफ़ी मांगा और कुछ कंपनसेट किया, क्षतिपूर्ति कि हम भविष्य में अब कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। तब औरंगजेब ने कहा ठीक है, अच्छा माफ़ी मांगो, फिर ना उसी समय खत्म हो गए, उसी समय अंग्रेज खत्म हो गए। लेकिन उन्होंने फिर माफ़ कर दिया, गए हजूर माफ़ कर, राजा है, राजा सामने अरे साहब माफ़ करो, साहब माफ़ करो, राजा तो बड़े दयालु, वरना उसी समय ये फिर इतिहास को चाहो। इतिहास पढ़ने मतलब इतिहास आपको इतिहास पढ़ने मतलब कि देखिए इतिहास में घटनाएं ऐसे घटती रहती हैं, लेकिन अगर औरंगजेब ने ऐसा निर्णय ले लिया होगा तो इतिहास कुछ ये भी आप लाइन लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिया तो इतिहास कुछ और है। इसके बाद हम आपको बताएंगे, अब यहाँ तक आ गए हैं फिलॉसफी तो
प्लासी के युद्ध में एक इतिहासकार है के.एम. पन्नीकर। भारत की आज़ादी में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है और उसके बाद उन्होंने इतिहासकार थे, हिस्ट्री राइटिंग की है। इन्होंने प्लासी के युद्ध को युद्ध नहीं माना, उन्होंने प्लासी के युद्ध को विश्वासघात किया। कि प्लासी का युद्ध एक विश्वासघात जिसमें बंगाल के धनी लोगों ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को बेच दिया। अब ये लाइन उन्होंने लिखी है कि पन्नीकर कि बंगाल के धनी लोगों ने, और धनी लोगों से मतलब व्यापारियों को, बंगाल के व्यापारियों और मीर जाफर ने बंगाल के नवाब को बेच दिया, विश्वासघात। तो धनी लोगों का कुछ इंटरेस्ट रहा होगा, धनी लोगों से मतलब व्यापारियों का कुछ इंटरेस्ट रहा होगा और मीर जाफर का भी कुछ इंटरेस्ट रहा होगा। ये दोनों मिल गए और नवाब को बेच दिया अंग्रेजों के हाथ। पीडीएफ आप लोग पढ़े होंगे, कुछ सर एग्जाम्पल भी किया होगा क्रिकेट मैच होगा है, क्रिकेट फिक्सिंग की तरह। लेकिन फिर अंतर भी उसने बताया कि क्रिकेट मैच की तरह कि जैसे क्रिकेट मैच में जब फिक्स होता है तो जो विजेता होता है वो पराजित को पैसा देता है कि भाई तुमको हारना है। लेकिन यहाँ उसका जस्ट उल्टा था कि जो हारने वाला था उसने वादा किया था कि जब हम हार जाएंगे तब तुमको पैसा देंगे। जब हम हार जाएंगे, भाई मीर जाफर को हारना था, नवाबों को, व्यापारियों को हारना था, उनकी ब्यूरोक्रेसी को हारना था, और जब हम सत्ता में आएंगे तो तुमको हम पैसा देंगे। ये उनका फायदा था। मैंने कहा इंटरेस्ट, जैसे कोई इंटरेस्ट होगा तभी कोई किसी से मिलेगा। तो अंग्रेजों ने ऐसा लालच दिया था कि ऐसी कौन सी सर्कमस्टेंसेस आए कि जिसके वजह से लोग मिलेगी समझ में। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, ऐसे गर्मी बहुत है। अगर कोई चीज़, जैसे हम जो लाइन बोल रहे हैं उस लाइन में कहीं आपको कोई समस्या हो तो तुरंत आप बताइए कि समझ नहीं पाएंगे। हो सकता है कि फिर दूसरे उसको भाषा में आपको समझाए, एक ही चीज़ को कई तरह से एक्सप्लेन किया। कल ब्रिटिश के इतिहास में ब्रिटिश के ज्ञान में आपको मैंने बताया कि देखिए कैसे बंगाल में मुर्शीद कुली खान 1724। मैंने एक इम्पोर्टेंट लाइन और बताई थी कि फारूक सियर का मैंने फरमान बताया 1713 याद है, कल मैंने बताया था ना फारूक सियर ने कि बिना टैक्स के व्यापार करने का अधिकार देते बंगाल सूरत में 10,000 रुपये। फिर ये कह दिया था कि जो करेंसी आप मुंबई में छापते हो तो मुगल इंडिया में बैठे, यही तो मैंने बताया था। और इसको मैंने ये बताया था कि इसको महाधिकार पत्र कहा, किसने कहा, पूछा किसने कि फारूक सियर के फरमान को महाधिकार पत्र किस इतिहासकार, किस ब्रिटिश इतिहासकार ने कहा। अभी एक नंबर का सवाल, तो भी नाम है और मुझे इतिहासकार, ब्रिटिश इतिहास का नाम है और तो ये सब चीजें जो है, अगर आप इस तरह से सुनते जा रहे हैं, इसको नोट डाउन भी करते जाइएगा, मतलब नोट बनाएगा तो सिस्टम बन जाता है उसका। वो तो फैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, अब डिमांड फैक्ट की नहीं है। फिर आपको मैं बता देता हूँ, वो जमाना गया, वो हम लोगों का जमाना था जहाँ फैक्ट पूछ गया, क्योंकि अब ऑप्शनल पेपर नहीं है, आपका सामान्य अध्ययन, आपको तो कई विषयों को पढ़ना। अब आपको बताना कि चेंजेस हुए क्यों, कारण क्या। तो अब ये बताएंगे कि महाधिकार पत्र की वजह से तो अंग्रेजों को बहुत सारे राइट्स मिल गए। तो अब फारूक सियर चूंकि मुगल बादशाह है और उसके अधीन बंगाल है, और बंगाल में मुर्शीद कुली खान है, तो ऊपर से जो आदेश आया वो यहाँ अप्लाई होगा ना। एक तो सेंट्रल पावर है और एक रीजनल पावर, दिल्ली, इसको समझिएगा, दिल्ली। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि आज यहाँ यूपी है, यूपी में है योगी
और दिल्ली में है मोदी। अगर मोदी जी कोई चीज़ वहाँ से कह रहे यहाँ हमको कोई काम करना है उत्तर प्रदेश में, तो हम योगी से बात ही ना करें और चले जाए मोदी के पास। अभी तो डेमोक्रेसी है, अभी तो केंद्र और राज्य के बीच में बहुत डिफरेंस है। केंद्र की अलग शक्तियाँ, राज्य की अलग शक्तियाँ डेमोक्रेसी में। लेकिन हम लोग तो ऑटोक्रेसी पढ़ रहे हैं ना, राजतंत्रात्मक व्यवस्था पढ़ रहे हैं। वहाँ तो सब कुछ केंद्र है, केंद्र के अधीन राज्य है। भारत में भी यही सिस्टम अभी भी, लेकिन लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। बहुत जब तक राज्य नहीं डिमांड करेगा तब तक केंद्र इंटरफेयर नहीं कर सकता। कोई भी अव्यवस्था उत्तर प्रदेश में हो जाए, लेकिन राज्य डिमांड करेगी केंद्र से, तब केंद्र इंटरफेयर करेगा। या फिर कोई ऐसी व्यवस्था होगी 354 वगैरह का राष्ट्रपति शासन वगैरह, उसका बहुत बड़ा सिस्टम है, तब वो केंद्र इंटरफेयर कर सकते। बहुत अव्यवस्था जब उत्पन्न हो जाए, जैसे बाबरी मस्जिद गिरा दी तो पूरे उत्तर प्रदेश में था कि अव्यवस्था फैल जाएगी, मार काट हो जाएगी, बहुत से लोग मारे। जबरदस्त सेंट्रल ने फटाक से अप्रोच किया और यहाँ लगा दिया राष्ट्रपति शासन, और पूरी इसकी आर्मी लगा दी। कैसे करोगे दंगा, कैसे कोई मारेगा, सब रोक दिया। अगर आर्मी से पुलिस होती तो मार, पुलिस को मारते थे। भाई पुलिस भी तो कम नहीं हो सकती है। पुलिस के लिए हिंदू हो गए और मुसलमान को मुसलमान मार। लेकिन तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई ना कि नहीं, मतलब कॉमन पीपल समझ जाएंगे। लेकिन ये प्रेजेंट का एग्जाम्पल है। लेकिन अब वहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। अब पता चला बादशाह ने जो कह दिया वो सूबेदार क्या है, तो सूबेदार के ऊपर तो फोर्सली मतलब अप्लाई हो जाएगा। तो फरमान तो उसने जारी कर दिया। अब दिल्ली से फरमान जारी कर दिया, यहाँ बंगाल है। देखिए फैक्ट नहीं समझा रहे हैं, यहाँ पे ये फैक्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। कि यहाँ से जारी हो गया फरमान, अब यहाँ पे अप्लाई होना है, यहाँ पे मुझे चलो चालू है। तो अब ये मर गए 19 को फरमान भी उन्होंने जारी कर दिया, वो अप्लाई है। इनके बाद आया मोहम्मद शाह फारूक शेर के बाद। ये 19 से 1719 से 48 तक इसको जरूर पड़ेगा इसके पीरियड। तो इनको रंगीला कह दिया गया। इनके अंदर वो राजा वाले गुण होने चाहिए। गुण अगर नहीं होंगे तो फिर राज्य कमजोर हो जाए। तो ये योग ऐसा नहीं ना, योग थे, लेकिन यहाँ तक लोगों की महत्वाकांक्षाएं, जैसे कि मुगल जो आर्मी थी, मुगल सेना थी, या मुगल की सेना के ऊपर ब्यूरोक्रेसी थी। जैसे आज भी सरकार शासन करती है तो किसके थ्रू करती है? ब्यूरोक्रेसी के थ्रू। 75 जिले तो 75 डीएम बैठे हुए हैं ना, सरकार सीधे डीएम को बोलती है, डीएम कानून को लागू। आपकी कोई समस्या होती है तो सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहते हैं। ब्यूरोक्रेसी अगर अच्छी रहेगी तो सरकार अच्छा चलेगा। अगर ब्यूरोक्रेसी बिगड़ी तो सरकार के ऊपर उसका इफेक्ट आ जाएगा। इसको समझना अंडरस्टैंड होगा। तो यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो मुगलों की ब्यूरोक्रेसी थी, तो मुगल में हिंदू, जैसे अकबर से पढ़ते जाएंगे तो भारत में जो मुसलमान थे, जब भारतीय मुसलमान जिसको कहते हैं, ठीक है, जो हिंदू से मुसलमान हुए उनको क्या कहा जाता था? भारतीय। और फिर उनके जो लगातार 200-300 साल तक सर्विस करते आए थे लोगों के, उनके जो बच्चे थे उनको शेख ज़्यादा कहा। आपसे पूछा जाता है इतिहास में क्वेश्चन कि शेख ज़्यादा कौन थे मुगल का, तो उसमें भारतीय मुसलमान के जो बच्चे उनको शेख ज़्यादा, ठीक है। तो इसके अलावा ईरान से जो लोग आए थे वो ईरानी थे, वो भी ब्यूरोक्रेसी में थे। आप ये नूरजहां का नाम सुनते हो, नूरजहां के पिता का नाम सुनते हो, मिर्जा गियास बेग, तो सब कौन थे? ईरानी। और इसके अलावा तुरान से जो लोग आए उनको तुरानी कहा। इसके अलावा अफगान से जो आए वो अफगानी कहा। तो 4 तरह के लोग थे, अफगानी, ईरानी, तुरानी और भारतीय मुसलमान। अब ये था कि भाई अकबर औरंगजेब का काबिल व्यक्ति था, वो कंट्रोल किया होगा ब्यूरोक्रेसी को। और औरंगजेब की डेथ के बाद उतने योग्य शासक नहीं हुए कि जो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर सके। तो ये था कि जो बड़े पद हैं
उस पर किसको बैठाया जाए। तो अगर किसी तुरानी को बैठा दिया था तो ईरानी नाराज हो जाता है, ईरानी को बैठा दिया गया तो तुरानी ना। अब बड़े पद कौन होते थे? वजीर का पद हो गया, मीर बख्शी का पद हो गया। और पता चला कि एक ही वंश के लोगों को दोनों पद मिल गया तो और बाकी लोग नाराज हो जाते थे। तो गुटबाजी शुरू हो गई। और जिसको पद मिलता था, जिसको पद भाई राष्ट्र, ये भी ध्यान रखिए आप लोकतंत्र है उस समय, और जिसको पद मिलता था वो अपने लोगों को विभिन्न प्रांतों में पदों पर मनसा द्वारा अपॉइंट कराता था, और जिसको नहीं मिला तो उसके लोग अपॉइंट हो नहीं पाते थे। तो इस वजह से फिर गुटबंदी शुरू हो। औरंगजेब तक नहीं थी, ठीक है, इसको समझेगा। इसीलिए मुगल साम्राज्य का जब पतन पड़ेगा तो यही काल था गुटबंदी। और आपने देखा है, फिर आपने एमए जो बच्चे पढ़े जानते होंगे कि किस तरह से अब्दुल्ला बंधु ने फर्रुख की हत्या करवाई। और हत्या कराने के बाद अब्दुल्ला बंधु कौन थे? भारतीय मुसलमान। और फिर आप जो नाम सुनते हैं निजामुल, मैंने आपको बताया था ना, निजामुल मुल्क, हैदराबाद में इंडिपेंडेंट स्टेट की स्थापना की। ये कौन था? दुरानी। अवध में जो सुजाउद्दौला, ये सब भारतीय थे, शिया मुसलमान। जो आपका अवध का क्षेत्र था ये लोग शिया थे। अब शिया सुन्नी का भी, जैसे ईरान है तो ईरान जो है, ईरान के जो लोग हैं वो शिया हैं, और जो तुरान है वो सुन्नी है। और शिया सुन्नी का संघर्ष आज तक जाके आज भी हो रहा है वर्तमान समय में। तो ये सब कारण थे जिसके वजह से जो बादशाह था वो बहुत अच्छे से ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे जो मुगल साम्राज्य के जो कंट्रोल में जो स्टेट्स थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट हो चुके। अंडरस्टैंड? अब इसको जब आप अभी जो किताब में जो लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये अंडरस्टैंडिंग से आएगा। किताब जब पढ़ेंगे उसके बाद जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, पढ़ने के बाद थिंक करेंगे, तब ये आएगा। और ये आज भी है। आज भी अगर मोदी जी को अपनी सरकार में मंत्री बनाने होते हैं तो पूरा भारत देखते हैं तो कहते हैं गोवा से बनाए लो, यूपी से भी बनाए लो। यूपी चूंकि बड़ा, यहाँ से 4, 5, 6 लोगों को तब यूपी हमारे कंट्रोल में रहेगा। और फला जात के बना लो कि फला जात के मंत्री अगर रहेगा तो फला जात का वोट। ये पूरा सब जातीय गणना होती है। ये आपको क्लास 2 में नहीं पढ़ा। या योगी जी को जब कैबिनेट से चुनाव से पहले कैबिनेट का अपना विस्तार करना होता तो पूरी जातीय जनगणना देनी होती और उस हिसाब से सारे मंत्री बना लिए जाए। और फिर वो मंत्री जाके लोगों से कहते हैं, वो फिर लोगों से वोट मांगते हैं, तब वो दोबारा चुनाव देगा। वरना चुनाव फिर बनेंगे। ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सेटिंग ये नहीं करता है, ब्यूरोक्रेसी फेल हो, जिसके वजह से इनके अधीन जितने, और तुम लोगों को बहुत गर्मी लगी, हम कहाँ चले गए, सब लोग आ रहे हो। हाँ, नहीं खत्म 60 में नहीं हुआ। 60 में तो मॉन्टी वास नहीं हुआ जिसमें ये पराजित हुए, काउंट नाले को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद से जितने इनके क्षेत्र, मैंने अभी जो नाम बताया था, करकाल, माहे, सूरत, पांडिचेरी, ये सब कैप्चर कर लिया गया। और जब वहाँ संधि हुई पेरिस की, तब इनको फिर रिटर्न कर दिया और शर्त लगा दी कि आपको कोई यहाँ पर कोई आपको मिलिट्री फोर्स या फोर्टिफिकेशन के लिए बनी आपको नहीं करना, सिर्फ आपको व्यापार। अंडरस्टैंड? तो जब आप सेना नहीं रखेंगे तो लड़ेंगे कैसे? इसीलिए सरकार सबको नियंत्रण घोषित करती है कि जाओ आराम से घूमो रहे हो। लेकिन जैसे अब तो तुम्हें 50 लड़के अब साथ में, नेता क्यों नहीं अकेले चलता? नेता तो 50 लोगों को इकट्ठा करता है, सबको बंदूक, तब वो सबको कहता है कि सब हमारे पीछे है। वो चाहता है, सरकार चाहती है कि सब अकेले करें। जैसे आप संगठित होंगे तो सरकार से डिमांड करोगे और सरकार को परेशानी होगी। अपने हक की मांग करोगे तो सरकार नहीं चाहती कि सब बहुत संगठित हो जाए। वो कह रहा कि हम सुविधा दे रहे हैं, अपने आप इंजॉय एकत्रित ना होंगे। यदि सबको बंदूक पर लाइसेंस देंगे तो क्या होगा? अगर सबको बंदूक पर लाइसेंस देंगे तो रोज 2-4 मर्डर सुने में, घर में बता रहे भाई ने बहन को मार दिया, भाई ने भाई को मार दिया। श्योर है? नहीं है तब नहीं होगा। अरे गुस्सा मार दिया तो घर में होता ही होगा। अरे जब कभी गुस्सा आता है तो बहुत कुछ हो जाता है। इसीलिए नहीं, ये तो सब काम चल रहा है। तो सिर्फ चाहता है इस व्यवस्था में कि सरकार ही सिर्फ स्ट्रॉन्ग है, बाकी सब लोग वीक है।
कमजोर है, सरकार जैसा कहे वैसा हो सकता है। यानी कि आप ये पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा उनके रहेंगे कि सरकार कहते हैं कि आप स्वतंत्रता है, आपको स्वतंत्रता है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लेकिन कहाँ तक स्वतंत्रता? जहाँ तक सरकार ने आपको स्वतंत्रता दी है, जैसे आप उल्लंघन करेंगे वैसे आप सरकार ऐसे स्वतंत्रता का वहीं तक आप वो कर सकते हैं जहाँ तक सरकार ने आपको स्वतंत्रता स्वतंत्र आपके ऊपर सरकार है, ये ध्यान दें। तो मोहम्मद यहाँ पर पहुंचे तो देखिए अब ये वीक क्यों हो रहे हैं, अगर आपसे तो पूछेंगे तो आप ये देखेंगे वीक होने का कारण ये भी है, जब बहुत से कारण थे वीक होने के मुगल साम्राज्य के, तो आप देखेंगे ब्यूरोक्रेसी की वजह से भी मुगल बादशाह जो था, जो आपसी संघर्ष था दुरानियों का, ईरानियों का, अफगानों का और भारतीय मुसलमानों का, जिसकी वजह से बादशाह कमजोर हो गए। तो बादशाह अकेले तो शासन कर नहीं सकता, जब तक लोगों को जोड़ के मिला के नहीं चलते, लेकिन लोगों के बीच में आपसी संघर्ष चल रहा है फर्स्ट के। तो अब ये तो चले गए, और यहाँ पर अब सब 19 की बात है, 48 है मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह है, अहमद शाह के बाद आलमगीर आए, आलमगीर द्वितीय। आपको बता देंगे कि हत्या कैसी होगी आलमगीर, इनको नंगा करके महल के ऊपर से नीचे जमीन फेंकते तभी मरे। ये वही अकबर बादशाह के वंशज हैं जिन्होंने भारत को प्रशासन की इतनी कमजोर है, और उनके इसका मतलब एक ऐसा पीरियड था 1749 का, 58, जहां पर पहली बार आया कि मुगल दो बादशाह एक समय में शासन करते। ये प्रश्न नहीं पूछना लगता है कि हम लोगों को बहुत कह रहे हैं, यहाँ पर जो जिसने इसको मारा, जिस वजीर ने आलमगीर द्वितीय को, वहाँ पर किसी मुगल वंश के शाहजहां द्वितीय के नाम पर, और जो इसका बेटा था आलमगीर का, वो यहाँ से भाग गया। भाग के कहाँ आया? अवध, बिहार तो बंगाल का पोर्शन था, अवध, और यहाँ भाग कर यहाँ आया कि हमारी हत्या न कर दी। और इसका नाम क्या नाम? इसका नाम था शाह। शाह आलम द्वितीय का नाम को उन्होंने सुना ही होगा, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, लेकिन अभी थोड़ा सा से कहते हैं ना कि दिमाग के दरवाजे अभी बंद हो गए, तो ये धीरे-धीरे देखिए कि इनकी स्थिति क्या थी। मुगल सम्राट थे तो, लेकिन पावरलेस सम्राट, भाग के अपनी जान बचाते, मतलब पिता की डेथ की जब खबर सुनी तब इन्होंने अपना इन्होंने राज्याभिषेक कराया बिहार कि हम मुगल सम्राट, जबकि वहाँ पर एक दिल्ली में एक सम्राट बैठा और वहाँ से भाग कर आ गए यहाँ सरल शाह। ठीक है, वो मैंने आपको इसलिए बताया है कि अभी जो नासिक का युद्ध होगा और बक्सर का युद्ध होगा, तो बक्सर के युद्ध में आप शाह आलम का नाम लिखिए, मुगल सम्राट शाह, और शाह आलम की पोजीशन को आप ध्यान दें, पोजीशन कितनी वीक, नाम किसने किए हैं? बादशाह, मुगल बादशाह, और जो इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो वजीर हैं, वो शासन चला रहे हैं, इसको बैठा के दिल्ली, और ये वहाँ से भाग के आए यहाँ पर बंगाल में अपना जान बचा के पड़े। और फिर जब यहाँ आए तो उन्होंने अवध का जो नवाब था सुजाऊ दौला, उसको अपना वजीर बना। अब अवध के नवाब को नवाब वजीर इसीलिए कहते हैं, नवाब वजीर। तो बादशाह होगा तो सूबेदार होगा, उसको नवाब होगा। पहले सूबेदार कहा जाता था, तभी इंडिपेंडेंट हो गया तो उसको क्या कहा जाएगा? नवाब होगा। जब तक इंडिपेंडेंट नहीं है तब तक सूबेदार, और इंडिपेंडेंट हो गया तो नवाब। ठीक है, जब नवाब सब कर होगा मतलब इंडिपेंडेंट है, जब तक सूबेदार सब कर होगा तब तक तो मुगलों के अधीन।
जब सूबेदार पढ़ेंगे उससे पहले, जब तक इंडिपेंडेंट नहीं। तो जब किताब पढ़ेंगे जब आपको, जहाँ लिखा है दवा वो समझ जाएगी कि भी स्वतंत्र हो गया, और जब तक सूबेदार लिखा हुआ है तब तक यानी कि ये मुगलों के अधीन है। तो उस शब्द का ये तरमीमी होगा। तो मुर्शीद कुली खां के बाद इसका सुधाव पहला चला था, सुधाव 3 है, फिर सरफराज के बाद अली वली, और अली वली खान के बाद सिराज। जब आप आंख बंद करके किताब पढ़ने के बाद लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, और जब अगर याद करोगे तो जिंदगी भर भूलता है, इसीलिए कभी याद नहीं करना है। अब आप सरकार ये चाहती नहीं कि बच्चों को याद करना, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसमें ये नहीं डिमांड है कि आप कोई चीज़ याद करेंगे, कैसा आप समझिए परिवर्तन क्यों है समझिए। अब आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछना है, आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसलिए बहुत ज़्यादा याद पढ़िए, खुद से अपने दिमाग में सोचिए और उसके बाद उत्तर लिखिए। सिराजुद्दौला जब बना तो 23 साल, मामला वही था कि ये फरमान फ्री ट्रेड दिया था, फ्री ट्रेड। तो ये सब यहाँ का चलता रहा। इसने कहा कि भाई वो जमाना और था, अब जमाना बदल गया, अब आपको अगर ट्रेड करना है तो हमको आप पैसा हमको टैक्स दीजिए। तो टैक्स उसने फ्रांसीसियों को बुलाया और उसने अंग्रेजों को बुलाया, भाई हमको आप व्यापार करते हैं हमको टैक्स दीजिए आप। तो फ्रांसीसी मान गए ठीक है हम टैक्स दें, लेकिन जो अंग्रेज थे वो मानी टैक्स दीजिए। बहुत नाराज था सिराजुद्दौला, उसने कहा कि वो तो उनका फरमान था, और जब उनका फरमान था तब तो हम उनके अधीन थे ना, बंगाल तक अधीन था, तब हम सूबेदार थे मुर्शीद कुली खां। अब हम नवाब हैं, इंडिपेंडेंट सूबेदार का मतलब फिर यहाँ पे समझिए सभी बच्चे कि दिल्ली अपॉइंट कर रही थी ना, अब अपॉइंटमेंट का जो राइट था वो खत्म हो गया। अब ये अपने उत्तराधिकारियों को अपॉइंट कर, अगर दिल्ली इसके बाद किसी दूसरे को बना के भेजती, जैसे कि बस्ती का जिलाधिकारी अभी हैं प्रियंका निरंजन, अभी रात 1 घंटे में सरकार ने भेज दिया कि आपको बलरामपुर का डीएम बनाया जाता है, तो दूसरा डीएम अभी तो सरकार के कंट्रोल में बस्ती, अब उनको भेजा 4 घंटे बाद फिर फैक्स कर दिया कि आपको बेटा है, उनको बनाया जाता है बस्ती का जिलाधिकारी। वो आएगा, सरकार ही तो है। और प्रियंका निरंजन ये कह रहे कि नहीं अब हम डीएम है, अब हमारा बेटा डीएम, फिर उनका बेटा कह के अब नहीं हमारा बेटा डीएम। तो मतलब बस्ती का तो बादशाह हो जाएगा ना डीएम, कि सरकार का मतलब कुछ नहीं। तो सरकार कहेगी अच्छा बुलाई पुलिस उठाओ अंदर करो, भाई आप देख रहे हैं इसमें सरकार। तो ये राइट इनको नहीं, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे वो इससे पहले राज्यपाल कौन थे, राम नाईक गए, उससे पहले जोशी थे, आनंदीबेन पटेल हैं, भी जाएंगे सरकार भेजेगी। तो इसके मतलब सब कुछ कौन है? हाँ, और सरकार के पास जब तक ये पावर सुरक्षित है तब तक सरकार का मतलब है। और जिस दिन हम पावरफुल, इसलिए सरकार किसी को पावरफुल नहीं होती, ये पावरफुल होगा तो विद्रोह कर देगा। तो सरकार किसी को पावरफुल होने, चाहे जितना बड़ा कोई आसाराम आपको हो जाए, और चाहे जितना उसके भक्त हो जाए, लाखों करोड़, गलत काम किए हो तो तुम जाओ, किसने भेजा? सरकार ने भेजा। तो इस चीज़ को आपको समझना, ये इतिहास में ये सब चीज़ें आपको इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आप जानें संस्थाओं के बारे में, संस्थाओं के पावर के बारे में। अब ये सही है कि राजतंत्र था तो जिसके पास शक्ति थी वो सरकार में था, और लोकतंत्र में जनता के अंदर
संप्रभुता है वो जिसको वोट देगी उसकी सरकार यानी हम डिसाइड करते हैं कि किसकी सरकार है। ये यही डिफरेंस है। तो अंग्रेजों ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे और फ्रांसीसी मान लो। और इधर आपको मैंने बताया था कि इधर अभी तृतीय कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया, यही पीरियड तो है। तो कनेक्ट करके क्या पढ़ना, कनेक्ट करके जोड़। तो इसी समय इन्होंने क्या किया कि चंद्रनगर को तबाह कर दिया अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने। तो ये बहुत नाराज हो जाते थे क्योंकि अभी 23 साल का तो बच्चे होते हैं, बड़े एनर्जेटिक होते हैं। बच्चा ही कहेंगे हम 23 साल का, आजकल के तो बहुत बड़े हो जाते हैं बच्चे, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। हम लोग तो बहुत बड़े हुए तो बड़े हो पाए, आजकल के बच्चे आगे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। हम लोग तो 20, 21, 22, 23 साल के बच्चे ही थे। वही हम लोग बड़ा मतलब एग्रेसिवनेस, आक्रामकता हो गई है बच्चे के अंदर। तुमको एग्जाम्पल दे दें, भारत जैसे अब तुम लोग सोचते हो ना, भारत की आज़ादी की लड़ाई में जो लड़के फांसी पे चढ़े उनको मैं जानते कि 18 साल से 23 साल कभी सुनी 50 साल के बोले फांसी पर आदमी 50 साल में होशियार हो जाता है। इसीलिए जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो फोकस किस पे करती है, वो हमारे पर फोकस नहीं करेंगे। वो 18 साल जानते हैं उसके बहुत एग्रेसिव होती है, कितनी होती है, उनको खींच लो स्कूल में जाके पकड़ लेते 18 साल 16 साल 17 साल, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि सही क्या है गलत है। लेकिन देश की आज़ादी में परफेक्ट जनता की 17 साल फांसी हो गई, उन्हें पता ना हो कि देश की आज़ादी मतलब वो लेकिन फांसी चढ़। इतिहास पढ़ेंगे तो सीखेंगे। अब ये पूरा जब आप ठीक है कि अरे जो फांसी पे जो बच्चे चढ़े उनकी उम्र देखेंगे 17 साल से और 23। तो भगत सिंह को जो फांसी चढ़ी थी उससे 23 साल हंसते हंसते फांसी चढ़ी। हमसे कोई कहते फांसी चढ़ा, हम तो नहीं चढ़ेंगे भाई, बहुत जिम्मेदारी है, बीवी है, बच्चे हैं, सब बहुत कुछ देखना है, तो फांसी चढ़ने में हाँ देश के लिए अच्छा काम कर सकते, देश के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आज आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो मैं बताऊँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है देश के लिए, और हिंसा और अहिंसा का रास्ता कितना मतलब कौन सा रास्ता सही होगा ये भी सिखाया जाता है, ये डिमांड भी। तो ये 23 साल के ना, 23 साल का मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बुरा है आप बंद करो सकते नहीं, अच्छा ठीक है बोला नहीं देंगे तो उसके बाद से नहीं देंगे तो कहा अंग्रेजों ने, उसके बाद से फिर चंद्रनगर की फ्रांसीसी फैक्ट्री थी उसको भी पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उसने कहा तो बड़ा गलत काम कर रहे थे, तो इसने अपने सोर्स को बोला कि जो उसको अटैक करते विलियम बोर्ड, तो इसने विलियम बोर्ड के ऊपर अटैक कर दिया। कलकत्ता में विलियम बोर्ड है, कलकत्ता में विलियम बोर्ड के ऊपर अटैक कर दिया और वहाँ करीब अंग्रेज भाग गए, करीब 123 लोग पकड़े और पकड़े गए तो उनको एक कमरे में बंद कर दिया। और जब सुबह दरवाजा खोला तो 23 लोग जिंदा बचे। इसका वर्णन हॉलवेल ने किया है। ये सही है गलत है इतिहास में इसकी पुष्टि नहीं है। इतिहास में एक लाइन लिखी गई है हॉलवेल ने, जो उस समय भारत ब्रिटिश अंग्रेज था, उसने लिखा कि मतलब ये घटना घटी जिसको ब्लैक होल की घटना। अब 23 लोग बचे, 123 लोग और बाकी भाग गए। जो भाग गए फुलटा द्वीप पर, वहाँ से उन्होंने मद्रास में, और उधर युद्ध चल रहा है आंध्र फ्रांसीसी युद्ध, तो मद्रास में क्लाइव के पास सूचना पहुँचाई कि विलियम पोर्ट पर सिराजुद्दौला ने आक्रमण कर दिया और सबको बंद कर दिया, हम लोग भाग गए। तो यहाँ से उसने 3000 सैनिक मद्रास यहाँ से 3000 सैनिक है और यहाँ पर फिर सिराजुद्दौला और उनके बीच में एक युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद एक संधि हुई जिसको अलीनगर ये सब पूछा नहीं जाएगा, जानते हैं अलीनगर की संधि हुई। अलीनगर की संधि में ये हुआ कि सिराजुद्दौला से मतलब कहा कि सिराजुद्दौला उसमें पराजित हुए, कलकत्ता का नाम बदल दिया था उसने, कलकत्ता का नाम बदल के अलीगढ़ रखा, विलियम पोर्ट को जीत लिया था, बैक फुट पे गए सिराजुद्दौला। लेकिन क्लाइव ने कहा कि
अब ये गलती किया है नवाब ने, तो इसको अब हम गलती से हटाएंगे। और यहीं से भी वो कॉन्स्पिरेसी करने लगा, षड्यंत्र करने लगा, और सिराजुद्दौला जो मिलिट्री सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर, उससे उसने बातचीत करना शुरू। तो मीर जाफर से बातचीत किया उसने कि अगर हम इसको हटा के आपको गद्दी पर बैठा दें तो हमको क्या दोगे, भाई पढ़िएगा जो आपका PDF, तो भाई हम बैठेंगे तो फिर आपकी मदद करेंगे, जो आप पैसा मांगो पैसा देंगे, क्षेत्र मांगो तो क्षेत्र देंगे, हम बन जाए नवाब बन जाए। तो मीर जाफर और प्लस व्यापारी बंगाल के, इनको चालाकी पूर्वक क्लाइव ने अपनी तरफ किया। और उसके बाद एक भागीरथी नदी है, पूर्णतः किस नदी के किनारे प्लासी का युद्ध हुआ, तो नदी याद रखिएगा भागीरथी। उसके बाद 23 जून 1717, तो डेट और इतिहास फैक्ट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो अपने आप सब याद हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो डेट वगैरह सब अपने आप याद हो जाएगा, डेट भी याद हो जाएगा, सन भी याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में कोई युद्ध नहीं हुआ था। आप लोग पढ़ते हैं कि युद्ध प्लासी में नहीं हुआ था, तो प्लासी का कोई युद्ध नहीं था, जिसमें सिर्फ सिराजुद्दौला के जो विश्वास पात्र थे मीर मदान और लाल मोहम्मद करके उनकी छोटी सी टुकड़ी लगी, और जिसमें वो तुरंत पराजित हो गया। उसके बाद मीर जाफर के पुत्र था मीरन, उसने सिराजुद्दौला की हत्या करने के बाद आपको क्या क्लाइव हो गए किंग मेकर बहुत बड़ी थी। तो आप उन्होंने फटाक से मीर जाफर को बना दिया बंगाल के नवाब, और सिराजुद्दौला के बाद आ जाएंगे मीर प्लासी। तो ये आप लिखेंगे कि प्लासी का कोई युद्ध नहीं था, प्लासी एक विश्वासघात जिसमें बंगाल के व्यापारियों और सेनापति मीर जाफर को बड़ी चतुराई से क्लाइव ने अपनी तरफ मिला लिया था, और युद्ध सिर्फ नाममात्र का था, और जिसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पराजित किया और उसके बाद उसकी हत्या की। अब जब मीर जाफर गद्दी पर बैठे तो मीर जाफर से अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन, बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब पैसा यहाँ मिलेगा तो इस पॉइंट को नोट रखना है कि जब पैसा जब मिलता है अर्थ का पावर आता है, उस अर्थ का पावर का इफेक्ट जो आंग्ल फ्रेंच वॉर चल रहा था थर्ड कर्नाटक वॉर, तो अंग्रेजों का जो पैसा आया तो वो और उनकी स्थिति स्ट्रॉन्ग हो, स्थिति उनकी और स्ट्रॉन्ग हो, इस वजह से वो जीतते जाए। अगर आप जीतने का कारण पूछेंगे तो एक कारण ये भी था क्योंकि उनकी बंगाल में स्थिति जो थी वो मजबूत हो गई 1757 और आपका वॉर कब तक चला 1756 से 1730 एंग्लो फ्रेंच थर्ड कर्नाटक, और वहाँ से वो इम्पावर हुआ बंगाल से। अब मीर जाफर से बैठा ये 1757 से 60 तक, तो लगातार इनसे भी डिमांड चल रही है। ये भी आता है कब तक कह रहा कि बंगाल में सब कुछ देते चले जाएंगे तो बंगाल को कंगाल हो जाएगा। तो अपनी महत्वाकांक्षा होती ना कि मतलब हम अंग्रेज हमको सिर्फ पूछते जा रहे हैं, हमारा रास्ते से रिक्त होता रहता है, हम क्या करें। तो अब उनकी डिमांड है ये, अगर मान नहीं रहा है तो अब अंग्रेज सोचेंगे कि अब इसको भी हटाओ, किसी दूसरे को बैठाओ। तो इसको हटाने के बाद इसका दामाद था मीर कासिम, और 1760 में इसको हटा दिए मीर जाफर। इसीलिए आपको सीखना क्या है अपने जीवन, आपको सीखना है कि किसी के कंधा नहीं बनना। पढ़ने से आपको सीखना क्या है कि कोई हमारा यूज जो इंटेलेक्चुअल होता है, इंटेलेक्चुअल तो बहुत अच्छा शब्द होता है, जो बहुत बड़ा कह सकते हैं कि उसको शासन करना होता है, तो हमेशा दूसरे के कंधों को यूज करना। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किसी
क्या कंधा बनना है कि आपको खुद शासन करना है? इसको पढ़ने के बाद जो सीखना है, इसको पढ़ने कंधा बनना था, कंधा बनना फिर उसको आ रहा है कि नहीं ये तो विदेशी, ये तो हमारा देश, हमारा सारा पैसा बंगाल में ले जा रहा है, तो अगर हम नहीं माने तो अब वो तो चूंकि बाहरी ना, उसको तो चाहिए ना, तो वो किसी तीसरे से बात करेगा, तीसरे से बात सबको लालच है कि हमको नवाबी मिल जाए, हमको नवाबी मिल जाए, नवाबी मिल गई मीर कासिम को मिल गई। और मीर कासिम भी शुरू में जो ऊपर से थी, अभी बाद में इनसे जब उसने जो बंगाल के व्यापारी थे उनको टैक्स पे करना पड़ता था और ये टैक्स फ्री व्यापार करते थे, तो जब इन्होंने डिमांड किया कि तुम भी टैक्स दो, तो कह रहे हैं नहीं देंगे, हमको तो और तुम दो, तो उसने सभी का टैक्स माफ कर दिया। जो बंगाल के व्यापारी थे उनका भी टैक्स माफ कर दिया, कुछ 40% दे रहे थे और ये टैक्स फ्री व्यापार कर रहे थे। तो ये नाराज हो गए अंग्रेज कि क्यों आपने इनका टैक्स माफ कर दिया, हमारी अब कंपटीशन बढ़ जाएगी, अभी तो हम कंपटीशन, भाई वो तो दे रहे हैं और हम नहीं दे रहे हैं, तो हमारी ज़्यादा इनकम हो रही है, और अब हम दोनों बराबर पे आ जाएंगे तो हम दोनों का कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो बराबर मीर कासिम ने कर दिया, मीर कासिम ने शुरू में किया, लेकिन बाद में इसने बाद के वर्षों में 3 वर्ष के बाद के वर्षों में इसने बहुत एफर्ट किया कि हम अंग्रेजों को यहाँ से बढ़ा, तो उस एफर्ट में इसने राजधानी का भी प्रवर्तन किया। इसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की और मुंगेर में इसने गन फैक्ट्री लगाई, बंदूक बनाने का कारखाना। इसके अलावा उसने फ्रांसीसियों से या जर्मन कुछ को बुलाया प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए कि हम अपनी फौज को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे, यूरोपीय ढंग से डेवलप करेंगे, अगर हम अंग्रेजों से लड़े तो हम जीत जाएंगे। ये काम किया था मीर कासिम ने और अंग्रेजों को बुरा लग रहा था, तो अंग्रेजों ने सोचा कि तो मीर कासिम गले की हड्डी बन रहा है, इसको हटाओ, भाई बंदूक भी बनाएगा, राजधानी भी बनो, भाई कलकत्ता कहाँ कलकत्ता, मुर्शिदाबाद और कहाँ मुंगेर, मुंगेर बिहार में। हम मैप में देखिए आप, उसको मैप में क्लिक करिए तो आपको डिस्टेंस बताना क्यों ऐसा किया कि बहुत ज़्यादा इंटरफेयर राजधानी में अंग्रेजों का ना रहे, अंग्रेजों से राजधानी को मुंगेर ट्रांसफर कर दिया तो बिहार में, और वहीं पर फैक्ट्री लगाई, यानी अपनी सेना को वो बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते थे कि हम अंग्रेजों से अब लड़ेंगे, अंग्रेजों को यहाँ से बनाएंगे बंगाल। तो किताबों में पढ़ेंगे आप तो लिखा होगा भारत से, देखिए कितना दिमाग लगा, और आपको क्या क्या भारत की भावना थी उस समय तो बंगाल की भावना थी। भारत का मतलब हो गया कश्मीर से करने, आज कह सकते हैं, आज अगर हम राष्ट्रीयता की बात करें या राष्ट्रवाद की बात करें तो हमको पता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर कुछ भी दिक्कत होती है, फौजी मर जाता है कि ये लड़का सेना में लड़ते लड़ते, हमको तकलीफ होती है। लेकिन क्या उस समय ये भावना थी? मुझे लगता है भावना उस समय नहीं। किताब में लिखा है तो मैं पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ, कहते हैं थिंकिंग क्रिएटिव, लिखा है कि भारत से बाहर भगा, तो भारत से कैसे बाहर भगा दें? तो बंगाल के नवाब हो, बंगाल से तो भगा पाओगे, भारत के तो बादशाह हो नहीं, भारत एक है ही नहीं, भारत तो बटा हुआ है, तो भारत से कहाँ भगा? बंगाल इस यूनिट की बंगाल से भगा देंगे हम शासन। अंग्रेजों को बुरा नहीं लगा तो अंग्रेजों ने फिर इसको हटाया, फिर सब और फिर मीर जाफर को बदल दिया। 1763 से वेरी गुड क्वेश्चन। अब आप अपना सोच रहे, बहुत अच्छा, बड़े होशियार थे। अगर खुद शासन करते तो जनता विद्रोह करती, जैसे कोई अंग्रेज करते। जब पूरा कंट्रोल कर लिया इन्होंने पूरा, तब ये ग्रुप सामने आए। तब तक सब मुगल शासन कितने कमजोर, लेकिन मुगल को गलती से उसने हटाया नहीं, बनाए रखा। तो ना भारत की जो मुगल बुद्धि था जनता का, अगर उसको अगर परेशान करते तो जनता उनके खिलाफ हो जाती, जनता को अपने खिलाफ हो जाती। जैसे आज राहुल गांधी मोदी, राहुल गांधी को मारने लगे मोदी, तो क्या होगा? जनता फटफट से इतनी इमोशनल है, अरे क्यों मारते? ये मारते हैं
लड़ाई बहुत ज़बरदस्त, कांटे की लड़ाई, लेकिन बनाएंगे, लेकिन कोई पनिशमेंट अभी थोड़ा सा सिर्फ उसका घर खाली करवाए तो जनता इतनी ही इमोशनली बहुत से लोग जुड़ गए रहा। तो ये सरकार अंग्रेज पीछे से पावर सब अपने पास अपने लोगों को बैठा, अगर स्वयं बैठ जाते तो जनता जो होती वो रिवोल्ट करती। जनता का मतलब क्या है, इसको भी समझ लीजिए, थोड़ा सा इतिहास पढ़े रहे हैं आज हम फारसी पढ़ा रहे हैं, तो जनता का मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जैसे कि इतिहास पढ़ते जितने भी युद्ध हो रहे हैं फारसी का हमारा मतलब, इसमें जनता इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें आप जनता से क्या, जनता अपना काम करे, उसको पता है कि हमारे लिए बात देसी है और कहीं विदेशी आ जाएंगे तब जनता ही मानती है, जनता दूसरों का नहीं मानती है। तो अंग्रेजों को डर था कि अगर हम स्वयं गतिविधि कर जाएंगे तो हो सकता है कि जनता हमारी आज्ञा का स्वीकार करें। जैसे डेमोक्रेसी में कुछ चंद लोग स्वीकार करेंगे, मानेंगे, अगर सरकार कोई कानून का उसको भी जानना है, कोई कानून का वाक्य, जैसे भारत में सती प्रथा बंद की गई कब 1829, भारत में सती प्रथा कानून बना, लेकिन कब तक विधवाएं जलती थी? 1829 के बाद से क्या कोई विधवा नहीं जली? बहुत विधवाएं जली, लेकिन जब तक जनता स्वीकार नहीं करे, और उसको स्वीकार कराने में लग गया 1973 तक औरतें जली विधवाओं, 1973 तक 1829 पति अगर मर गया है तो उसकी पत्नी उसको पिता के सामने मैंने एक बात बता रहा है कि जनता तब जनता स्वीकार कर ली तो ठीक है, तो बहुत कानून बनाया, जनता नहीं स्वीकार करे तो मानेगी, बहुत 3 तलाक का कानून बनाया, जनता मान ले तो ठीक है, तो जाओ तो लाके किसको सरकार मान ले, तो मास में उसको एक्सेप्ट करना कोई भी कानून एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसीलिए कानून बनाने से पहले सरकार लोगों को जागरूक करे अधिकारों के बारे में, जागरूक जब आपके दिमाग उसको एक्सेप्ट करेगा। किसी कानून बनाया जनता को नहीं मानना था, नहीं माने सरकार के कानून वापस देना, समझाओ फायदा है कि नुकसान, समझ में आएगा फायदा है ठीक है, नहीं समझ में आया नहीं माना तो वापस देना, नहीं माना तो सरकार चली जाएगी। सरकार में रहने का सुख क्या है, तो कोई राजनीति करता होगा जानता होगा, 24 घंटे एसी में बड़ी गाड़ी में नौकर चाकर और जो IAS ऑफिसर्स हैं उनको ऐसे इधर आओ ये काम करो, इधर फोन करो, ये करो, वो जो सत्ता का सुख है वो छोड़ना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा सुख ये सब कभी तो मीर जाफर बेचारे भागे तो फिर चले गए सत्ता सुख। मीर जाफर भी तो अंग्रेजों को भगाने बैठे थे, इनका दामाद दिया है, अब चाहता हम भगाएं, नहीं भगा पाते हैं, फिर मीर जाफर को गद्दी पर बैठा के तो नवाब बनकर सुख का वो भी करना चाहते, वो मलाई भी काटना चाहते हैं और भगाना भी चाहते हैं, दोनों चीज एक साथ नहीं बनती, लड़ना था तो लड़ना था। तो फिर जब मीर जाफर को बैठा दिया तो ये मीर कासिम को बताया, मीर कासिम यहाँ से भाग, और मीर कासिम भाग कर कहाँ आया? अवध। अवध के नवाब का नाम था सुजाउल, तो सुजाउद्दौला, और अवध में ही शाह आलम, ये मुगल सम्राट दिल्ली में नहीं थे, अवध में दिल्ली से भागे हुए थे, ये जरूर लिखेगा बेटा, इससे कॉन्सेप्ट है कि अपनी जान बचाकर दिल्ली से भाग कर आए। और यहाँ पर क्या बना कि मुगल सम्राट, मुगल की ये शाह, और अवध के कौन? सुजाउद्दौला, और प्लस बंगाल का कौन हो गया? मीर तीनों लोगों ने मिलकर ये प्लान किया कि हम तीनों मिलकर क्यों ना अंग्रेजों को बंगाल
मुगल सम्राट ने कहा हमको 3 करोड़ रुपए देना, हम अपनी सेना के साथ लड़ाई। एक गठबंधन बना अवध के नवाब को और बंगाल से भागा हुआ मिला, तीनों मिले। अब ये याद रहेगा ना बच्चों आपको, दसन भी तक ऐसे चल रहा है। ये तीनों मिलकर और यहाँ से चले अवध से, और बिहार में जगह है बक्सर, उधर से अंग्रेजों और वहीं पर 1764 22 अक्टूबर 1764 कहीं 22 लिखा कहीं 26 लिखा, दोनों गलत नहीं होगा क्योंकि इतिहासकारों का 2 वर्ष है, तो 22 अक्टूबर लेकिन गलत, उसको ऐसा नहीं नंबर नहीं होगा, तो फिर रेफरेंस दिया जाएगा कि रेफरेंस बुक पढ़ने का एक फायदा होगा कि रेफरेंस बुक कोर्ट में भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई आपकी बात नहीं मानता तो आपको दिखाना पड़ेगा, और गाइड पढ़ के जो आपको दूसरा कोई मतलब नहीं, उसको टिक दिया। तो हम लोग कभी इसीलिए कभी बहुत तनाव होता है जब कोई अथेंटिक बुक के नाम दूसरा बुक पढ़ लेता है, गलत लिखा हो, किसी को गलत पढ़ा, गलत पढ़ाने का मतलब कि किसी को अगर गलत बता दिया आपने तो जीवन भर वो गलती है, हम तो कर भी किए, और उसके बाद जिसको सिखाया वो भी जीवन भर गलती कर। इसलिए हमको मेरे गुरु ने सिखाया था कि अगर आपको नहीं आता तो बच्चे से आप समय लीजिए, लेकिन उसको बताइए कि तो सही है, मतलब ना। और आपको भी मैं यही सिखा रहा हूँ कि आप भी अपने से जब जूनियर आपको मिले तो उनको सही ही ज्ञान दीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको गलत ज्ञान मत दीजिएगा। बहुत लोग होते हैं कि मेरी बेइज्जती में हो जाए, बहुत उसमें भौकाल में रहते हैं। मेरे एक दोस्त है हिस्ट्री पे, तो मंच से भी खड़े होते तो गलत इन्फॉर्मेशन बोलते, तो मैं सुनता रहता हूँ, मुझे बड़ा तकलीफ होता है। लेकिन अब समकक्ष हैं तो अच्छा नहीं लगता किसी को, लेकिन जीवन में आगे वही बढ़ पाएगा जो सही रास्ते पे, जो सही कार्य करेगा वही आगे बढ़ पाएगा। और सिर्फ अपने औकात बनाने के लिए किसी को गलत बनाना, वो चंद समय के लिए आप बना, लेकिन अपने जीवन में आप फेल हो। इसलिए हमेशा सही रास्ते पे अपना वो इंप्रेशन बनाने के लिए हमको बहुत कुछ आता है। बहुत लोग होते हैं ना, बोल देते, कभी नहीं पूछे किसी की लाइफ के सामने खिलवाड़ होता है, कभी नहीं। इस बहुत जगह ये लड़ाई हुई, बक्सर में लड़ाई, और इस लड़ाई में बेचारे सब हार गए। हार क्यों गए? आप जानते ही हैं कि ब्रिटिशर्स के पास तकनीकी थी, तकनीकी की वजह से वो जीतते थे, पैसा भी हो चुका था इनके पास, और निर्णय लेने की शक्ति भी इनके अंदर बहुत थी। तो वहाँ से पूछना नहीं था सरकार से, प्राइवेट कंपनी थी जो खुद निर्णय लेना था, और निर्णय लेकर फटाक से काम करते थे। इस वजह से सफल होते चले। और इस युद्ध के बाद जब ये जीत हुई, हम इन सबको बंदी बना दिया। बंदी बनाने के बाद संधि हुई, और यही संधि का पत्थर है, यही से भारत में अंग्रेजों का शासन। अब आपको ये ध्यान, ये डेट याद रखनी है, ये समय याद रखना है। इसके बाद आपको देखना है कि भारत की अब क्या राजनीति, 1765 में, और उसके बाद अंग्रेज अब बंगाल से कैसे दक्षिण के राज्यों को जीतते हैं, कैसे उत्तर के राज्यों को जीतते हैं, कैसे उत्तर पश्चिम को जीतते हैं, और धीरे से पूरा भारत को जीतते हैं। मैं बताता हूँ, 2 मिनट बता दूंगा क्योंकि आप इसको लास्ट वो तो नहीं हो रहे, बोर हो रहा है तो पढ़ाना बेकार है। अच्छा लग रहा हो तो बताओ, मुझे समझ में आ रहा है? धोखा मत दीजिए अपने घर वालों को, तो बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी में भेजा करके तो बड़ी बात है, और घूमने चले आते हैं। मेरे पढ़ाए हुए लगे कई जगह टीचर प्राइमरी नहीं, वो मतलब खड़े पढ़ता था विवेक मिश्रा नाम। तो जब हम पढ़ाते थे उसको तो हम छोटे लगते थे, वो बड़ा लगता। क्वेश्चन बहुत
कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ाते थे तो वो उसको अगर सब कम से कम अगर 1 घंटे पढ़ा रहे हैं तो 10 बार वो आज टीचर। इसलिए आपको अगर कुछ बनना है पूछिए जरूर। पूछने का मतलब है कि आपकी क्यूरियोसिटी मेंटेन है। और आप नहीं पूछ भूल जाएंगे, आपको बड़ा कॉन्फिडेंट होता है कि अरे हमको ये ज़्यादातर 2 घंटे स्टोर रहेगा और फिर निकल जाएगा। तो अगर तो पूछना है आपको और दूसरा लिखना है, ये 2 काम होते हैं। ये दोनों काम कम से कम 2 घंटे ताकि यहाँ से बात कर लें। इसके बाद संजीव आपने देखा 2 संधियाँ, एक हुई 12 अगस्त 12 अगस्त में 12 अगस्त। अब देखो मैं सोचता हूँ 12 अगस्त 12 है, देख रहा हूँ क्या देख रहा हूँ, कहीं मैंने लिखा होगा वो यहाँ आता है दिमाग में। इसलिए आप लोग भी लिखिए, दिमाग पे इसे आता है। एग्जामिनेशन हॉल में लिखने का ये फायदा है। और लिखते समय कई तरह के पेन का इस्तेमाल, सिर्फ लाल और नीला नहीं, और दिखेगा हरा काला, मतलब कलरफुल पेपर आपका लिखते समय नोट बन, तो वो भी आपके दिमाग में यहाँ स्कैन है, वो भी आपके काम है। 12 अगस्त 1765। प्रश्न ये पूछ लेता कभी कभी कि पहले संधि, जब बक्सर का युद्ध हो गया उसके बाद संधि पहले किससे की? क्लाइव। पहले सुजावदौला से की कि शाह उसको पूछता पहले किससे की? पहले शाह। 12 अगस्त इसको ये इलाहाबाद की संधि है। मुगल सम्राट से कहा कि मुगल सम्राट को कुछ इसने पेंशन देने की बात करी, 26 लाख रुपये के लिए दे दिया कि हम आपको पेंशन देंगे, अंग्रेजों ने कहा, और उसके बदले में हमको आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी करो। दीवानी का मतलब क्या समझते हैं? टैक्स वसूलने का। और एक दूसरी शक्ति होती है निजामत, 2 चीज़ें, दीवानी और निजामत। और जो निजामत है वो बंगाल के नवाब, उसको इस तरह समझा रहे हैं जैसे आज सरकार है, सरकारी तो टैक्स वसूलती है, तो सरकार टैक्स वसूल, लेकिन खर्च करने का अधिकार उसको, खर्च करने का अधिकार उसको ना। तो जो टैक्स वसूला क्यों जाता है? ये क्वेश्चन है, टैक्स वसूला क्यों जाता है? बताइए, कौन बता रहे? किस क्लास में पढ़ते? नहीं, तुम्हारे पीछे तुम नहीं, तुम बैठते, तुम बताओ। हाँ, बेसिक कर चुकी हो, 3rd ईयर। हाँ, तो टैक्स क्यों वसूला? साइंस के बच्चे तो बड़े स्मार्ट होते हैं, हमने सुना है भी। आप टैक्स देती हो, किसी स्कूटी से आई हो? स्कूटी खरीदा होगा तो टैक्स दिया होगा ना, रोड टैक्स दिया होगा, चलावा स्कूटी जो बनी है उस पर 5000 रुपये टैक्स दिया होगा। पैसा कहाँ लगा? कभी सोचा तुमने? स्लिप मिली होगी ना, उस पर GST लिखा, उसमें लिखा होगा कि SGST भी लिखा होगा, सेंट्रल GST, तो पैसा उसको गया, फिर सड़क पे चलती हुई रोड का टैक्स भी दिया होगा तुमने, तो पैसा कहाँ गया? किसके पास दिया? तुमने खरीदा तो जो कपड़ा पहने वो भी अगर किसी मॉल से खरीदा तो वहाँ बिल दिया, उसमें भी तुमने टैक्स दिया। तुम्हारे घर में अगर तेल और जितना सामान आता है खाने के लिए, वो भी बाजार से जो भी सामान आता है सब पे टैक्स इंक्लूड है, वो भी आप पे करते हो। ये सारा पैसा कहाँ जाता है? सरकार उसके बदले में हमको क्या देती है? सुरक्षा देती है, चिकित्सा देती है, 2 सुरक्षा, चिकित्सा और शिक्षा, ये 3 इम्पोर्टेंट है, मूलभूत चीज।
बीमार पड़े तो 108 मिलाया, और किसी ने छेड़ा तो 100 नंबर मिलाया, 112 हो गया। 112 हो गया। कोई फर्जी फोन कर रहा है, 112 मिलाया। और स्कूल जा रहे हैं या फिर कोचिंग पढ़ रहे हैं, ऐसा सरकार दे देना, वो तुम्हारा वो टैक्स का पैसा, तुम्हारा नहीं होगा, हम सब मेरा नहीं। तो अगर वो सही ढंग से खर्च हो रहे हैं, लोक कल्याण के लिए वो पैसा खर्च करने के लिए, लोक कल्याणकारी कार्यों में वो पैसा खर्च करने कि जिसके बाद नहीं है उसकी मदद की जाएगा। बहुत से लोगों को घर बना के सरकार दे रही है, तो वो टैक्स का ही पैसा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज समझ, तो दीवानी का अधिकार तो मिल गया अंग्रेजों को, टैक्स हम वसूल, लेकिन अब पैसा जब राजा, अब निजामत तो जो लोक कल्याणकारी कार्य करने हैं वो तो नवाब को करना है, और नवाब का पैसा है नहीं, तो बंगाल के जो लोग हैं उनके लिए काम कैसे करेगा, उनको सुरक्षा कैसे मुहैया कराएगा, उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था कैसे करेगा, उनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसे करेगा। इसलिए 1765 से लेकर 72 तक का जो पीरियड है, इसको केम बनकर ने डाकू राज कहा। इसको क्या कहा है? जैसे कहते हैं नींबू का, ऐसे नींबू से नहीं निचोड़ते हैं, ऐसे नहीं सारा रस निकाल देते। इस तरह से बंगाल को निचोड़ दिया, और करीब करोड़ों लोग इस 1765 से 72 के बीच में मर गए बंगाल में, अकाल पड़ गया, भाग गए बंगाल छोड़। ये बंगाल की स्थिति है। और अगर भारत में राष्ट्रवाद होता तो क्या दिल्ली देख रहा होता? दिल्ली को आवाज उठानी चाहिए। मराठे क्या सो रहे थे? मराठों को आवाज उठानी चाहिए। अफगान क्या सो रहे थे? अफगानों को बात का सामना करना चाहिए। मैसूर सो रहा था, सिख क्या कर रहे थे? सिखों की भी एक साम्राज्य बन रहा था, कोई कुछ नहीं। और भारत जीता। इतिहास अब आपसे ये दीवार होता है कि आप इतिहास में कौन से राष्ट्रवाद की बात की आपको सीखना है। सर ये वाद क्या है? वाद क्या है? क्या जी? वाद क्या है? अनुवाद? वाद का मतलब क्या है? नहीं समझ पाए। राष्ट्रवाद, वाद का मतलब राष्ट्रवाद, नेशनलिस्ट, राष्ट्रवाद का मतलब होता है अगर कि किसी भौगोलिक, हाँ सुनो, वाद का मतलब इसमें क्या है? वाद का मतलब इसका क्या है? राष्ट्रवाद किसी के प्रति डिवोटेड होना वाद है, किसी के प्रति समर्पित होना वाद है। जैसे मार्क्सवाद, कहते हम मार्क्सवादी हैं, मार्क्स के सपोर्टेड। समाजवाद, हम समाज के प्रति। पूंजीवाद, पूंजीवाद के प्रति हमको अच्छा लगता है। राष्ट्रवाद, अब पूछिए राष्ट्रवाद है क्या? तो राष्ट्रवाद ये है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हों, जब तक उनका आपस में एक दूसरे से जुड़ाव नहीं होता है तब तक वो राष्ट्रवाद नहीं होता। जब जुड़ाव होता है तो राष्ट्रवाद। जुड़ाव से मतलब क्या है कि कोई सैनिक मरा, आप दुखी हैं। अब उत्तर प्रदेश में रहता है हमारा पंजाब का, लेकिन भारत का सैनिक मर गया तो आप दुखी हैं। ये राष्ट्रवाद है, जुड़ाव है। और वरना बंगाल लूट रहा है, हम देख रहे हैं, तो जुड़ाव नहीं है, तो राष्ट्रवाद नहीं है। आपको समझना है, ये आपको समझना है। तो इसको लूटा, तो इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि के बाद एक संधि 12 अगस्त के बाद 16 अगस्त को हुई। ये अवध के नवाब से हुई। तो अवध के नवाब से इसी कहते हैं कि ये पहली सारे संधि से कहा सकता है कि अवध के नवाब से कहा गया कि ठीक है, तुम्हारा राज्य तुमको हम वापस कर रहे हैं, अवध तुमको हम वापस कर रहे हैं, लेकिन जो 2 कारा और इलाहाबाद के जो किले हैं ये आप हमको दे दीजिए। और युद्ध लड़े हैं तो उसमें 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति दे दी। तो 50 लाख क्षतिपूर्ति दिया। इलाहाबाद और कारा के क्षेत्र अंग्रेजों को दिया। अंग्रेजों ने उस क्षेत्र को शाह आलम को दिया। अब ये जान लीजिए कि 1765 से शाह आलम इलाहाबाद में 1769 अंग्रेजों के एक पेंशनर बनकर इलाहाबाद में रहे मुगल सम्राट शाह। और अवध से कहा कि अपनी सेना आप समाप्त कर दीजिए, आपकी सुरक्षा हम करें। आप हमारी सेना जो है उसका खर्च आपसे उठाइए और आपकी सुरक्षा हम करेंगे। तो इस तरह से ये 2 संधियां, और यही से उनका अंग्रेजों का जो साम्राज्य है या कॉलोनियल या भारत को उपनिवेश बनाने की जो प्रक्रिया है
प्रक्रिया है वो यहाँ से अब प्रारंभ होती है। उपनिवेशवाद, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोलोनलिज्म। और यहाँ से इतिहास को पढ़ने का तरीका आपका बदल जाएगा। 1765, ये तो यहीं से भी मॉडर्न हिस्ट्री हम शुरू करें। मॉडर्न हिस्ट्री अब अगर हम पढ़ाएंगे आगे तो उपनिवेशवाद का मतलब हो गया कि आप कई देशों में अपना उपनिवेश स्थापित करते हैं। ऐसा थोड़ा था कि सिर्फ भारत में अंग्रेजों का उपनिवेश, भारत तो था ही आपका, सिंगापुर पूरा आपका उपनिवेश था। भारत के अलावा श्रीलंका आपका उपनिवेश है, बर्मा था, भूटान को अपना उपनिवेश बना लेते हैं। फिर इधर आप चले जाइए अफ्रीका में, तो अफ्रीका महाद्वीप में जो आधा अफ्रीका था, अफ्रीका का मैप देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप को इस तरह से अफ्रीका है, तो आधे अफ्रीका पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था और आधे अफ्रीका पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया था। तो बहुत सारे देशों को उन्होंने अपना उपनिवेश बनाया। और उपनिवेश बनाने के बाद यहाँ के जो उपनिवेश, इसको उपनिवेश पर बना, उपनिवेशवाद किसको कहेंगे कि बहुत सारे देशों को अपना उपनिवेश बना लिया था। अब एक की बात करेंगे तो बोलेंगे उपनिवेश, ब्रिटिशों का उपनिवेश क्या था, ठीक है। तो उपनिवेश बना लिया और यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन थे उसको यहाँ से लूट कर अपने देश ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि यहाँ जो आदमी पढ़ रहे हैं इतिहास, अंग्रेज वहाँ 1750 में औद्योगिक क्रांति हो, यहाँ मशीन आ गई। इंग्लैंड में यहाँ हाथ से भी नहीं आ, और यहाँ पर मशीन से काम, तो मशीन से काम होता था तो उनको कच्चे माल का, तो फिर वो इंडिया में मिल रहा है यहाँ से या और अन्य कुछ मिल रहा है, तो वहाँ से वो माल ले जाता है। ये आर्थिक संबंध है जहाँ पर जो कंपनी अपना उपनिवेश बनाती है, जो देश वो जिस देश में बनाती है उसके आर्थिक संसाधनों का उपभोग अपने फायदे के लिए। तो यहाँ अभी तक तो ध्यान रखिएगा, अभी तक तो यानी यहाँ तक तो ये पैसा अपने देश से ला, अब चूंकि इनको राइट मिल गया टैक्स वसूलने का, तो अब ये यहाँ का पैसा जो पाते थे टैक्स में, उस पैसे को तो उनको भारत के कल्याण के लिए खर्च करना चाहिए। तो उस पैसे से भारत के कल्याण के लिए नहीं खर्च करते, उस पैसे से वो सामान खरीदते भारत से, अपने देश से पैसा लाना बंद कर दिए और उस पैसे से भारत से ही सामान खरीदते और ले जाकर उसको भी कहा, उसको ले जाकर इंग्लैंड में बनाते थे, दुनिया मशीन है औद्योगिक क्रांति और लाके फिर भारत में तो हर तरफ से भारत में नुकसान। यहाँ से पैसा जो करते, जो आपने सुना होगा ना मनी ड्रेन का सिद्धांत, जो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले दिया, तो उन्होंने ही बताया कि कैसे भारत का पैसा जो है पश्चिम की ओर बाहर, ये सब कुछ यहाँ से तो अंग्रेज दिए जा, तो अगर जो अंग्रेज पैसा यहाँ से टैक्स वसूल रहे थे उस पैसे को अगर नहीं एक्सपेंस करते भारत में तभी ठीक था, लेकिन उस पैसे को उन्होंने व्यापार और अपने देश से पैसा लाना पड़ता था। तो यहाँ के संसाधन धीरे धीरे, तो यहाँ तक ये इतिहास है। और टाइम भी हो गया, टाइम लगाओ। अरे तो हम भी सुबह 10 बजे निकले होंगे।